So should we start? Yeah, ma'am. Ankit? Yes, ma'am. Start. But before starting this, I have just information, formal information. होली के बाद, दैट मीन्स आफ्टर 13, तो वी आर प्लानिंग फॉर ए विजिट। तो तब तक आप लोग अपना शेड्यूल जो होली के बाद नेक्स्ट वीक में है तो फ्री रखिएगा, जो भी जितने लोग पार्टिसिपेंट्स हैं। और अंकित लास्ट में, क्लास के लास्ट में एक बार और अनाउंस कर देना इसको Okay, sir. कि होली के बाद जो वीक है उसमें थोड़ा सा फ्री रखने की कोशिश करिए, तो फिर 2-3 दिन का विजिट हम लोगों का होगा। हाँ अक्षय जी, विजिट आपका मोस्ट प्रॉब्ली आईटी दिल्ली होगा। ठीक है, और अक्षय जी अपना नाम बदल लिया करिए, वो AKX लिखा हुआ है आपका, तो मुझे इजी रहता है रिकॉल करने में, नहीं तो मैं मुझे याद था कि आप पॉइंट आउट किए गए थे एक बार। ठीक है। और कंपनी का अच्छा एक और इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे यस सर, मार्केटिंग। ओके सर, फाइन। क्या अक्षय जी, मार्केटिंग में बोलते थे ना कि आपकी कंपनी आपका लोगो होता है। तो वो आई थिंक जब भी नाम लिखें कंपनी के साथ लिखें, तो आपको अच्छा फील होगा कि लोग आपके कंपनी नाम से जानेंगे आप लोगों को। तो वो एक अलग सिंबल बनता है कि अक्षय जी बहुत कॉमन हो सकते हैं कंपनीज, और अक्षय जी का कॉम्बिनेशन बहुत रेयर होगा आई थिंक। तो वो सर इसको डुप्लीकेशन लिखते नहीं है। कैसे है मुझे आता नहीं है। हाँ जी। तो सर ठीक, इसको हमारा कैसे मेरी नेम। टीम आपको हेल्प कर देगी। ओके हिमांशी, ओके। क्लास के बाद या फिर नेक्स्ट क्लास में आप प्लीज इनको गाइड करिएगा, है ठीक है, उनके तो हिमांशी दोनों लोग। ठीक है। जो बेसिक्स, जो भी क्या नाम है, जूम के जो चीजें हैं आप लोग इन्फॉर्म करके इनको ठीक कराइए लोगों से। Okay, sir. ठीक है मैम, अब ओवर टू यू मैम, प्लीज स्टार्ट द क्लास प्लीज। Right. Thank you. So good afternoon, everyone. टुडे आज आज का जो हम अपना टॉपिक उठा रहे हैं दैट इज सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सप्लायर का रिलेशनशिप, बिजनेस जिसके साथ आप लोग कर रहे हैं, अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं उनका, या कंपनीज जिन कंपनीज के साथ आप कर रहे हैं सप्लायर्स, उनके साथ उनका कैसा रिलेशनशिप है, इसके बारे में जो है हम अपनी क्लास को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग सप्लायर रिलेशनशिप, वाई, मतलब शुरू करने के पहले मेरा प्रश्न है आप लोगों से, जो उत्तर दे सकते हैं कंफर्टेबली वही उत्तर दें, जो ऐसी सिचुएशन में है कि आंसर देने की कंडीशन में नहीं है तो इट इज फाइन फॉर देम। माय क्वेश्चन इज कि व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग सप्लायर रिलेशनशिप्स। आप नीचे का पढ़ के भी आइडिया ले सकते हो, बट आई वुड स्टार्ट विद यू टुडे। एनीवन? Ma'am, it is very similar to having relationship with any person. जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप बिल्ड एंड मेंटेन करते हैं तो वी एक्सपेक्ट कि जो कम्युनिकेशन है या जो भी फेवर्स हैं वो आपकी तरफ लिए जाएंगे। दैट इज वेरी कॉमन इन इंडिया, क्योंकि हमारा जो एक कल्चर है वो फ्रेंडशिप को फ्रेंडशिप फर्स्ट पे काम करता है, जहां पर हम अपने फ्रेंड्स को या फैमिलीज को फेवर करते हैं। हम्म। So building a strong connection with your supplier and a relationship with your supplier helps you in the business. राइट। अब मैं आपकी बात से शुरू करती हूँ। आपने नॉट ओनली इंडिया, वर्ल्ड वाइड, यूनिवर्सली, आप जो सप्लायर का रिलेशनशिप है कंपनीज के साथ, या जिनके साथ वो जो बिजनेस ओनर्स हैं उनका अपने सप्लायर्स के साथ, बिल्कुल वैसे ही आपने जो अभी एग्जांपल दिया वो पर्सनल, काइंड ऑफ पर्सनल का मिक्सचर करके दिया। तो रिलेशनशिप्स मैटर्स, राइट, इन पर्सनल लाइफ, फाइन। इधर हम बात करें प्रोफेशनल की, हाउ इट इज मैटर, डेफिनेटली उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। पर्सनल लाइफ के दूसरे मुद्दे होते हैं, पर प्रोफेशनल लाइफ के दूसरे मुद्दे होते हैं। बट प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप लोग एक अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करके रहते हो तो आपके बिजनेस को इनविजिबल फैक्टर्स होते हैं जो दिखाई नहीं देते लेकिन फायदा बहुत पहुंचाते हैं। अगर आपके रिलेशनशिप, कंपनी और सप्लायर का रिलेशनशिप में अगर कहीं पे भी कुछ तलखी है या कुछ प्रॉब्लम है, तो या तो रिश्ते टूट जाते हैं, फाइनली फिनिश ही हो जाते हैं, नहीं तो जो बीच का जो रिलेशनशिप मजबूरी में चलाने पड़ते हैं, बिकॉज समटाइम्स देयर आर टर्म्स एंड कंडीशंस, देयर आर टाई अप्स विच prolong the relationships between a supplier and the companies। वो अगर अच्छे नहीं हैं तो उसका कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली नुकसान दोनों पार्टीज को होता है। मेंटल हेल्थ
बहुत बड़ी बात है, मेंटल हेल्थ इश्यूज तो आते ही आते हैं सप्लायर्स के लिए और कंपनीज के लिए भी। क्यों? क्योंकि उस वक्त सिर्फ एक काम की भरपाई हो रही होती है, ना कि वो बिजनेस हो रहा होता है। बिजनेस बस करा जा रहा होता है। क्यों? क्योंकि आप बाउंडेड हो अपने कॉन्ट्रैक्ट के पीछे। आपने कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ है, आप कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे आपने बस एक रोबोट की तरह काम करना है। बट अगर ये इसको रिलेशनशिप मेंटेन करना, अब रिलेशनशिप इन सप्लायर्स और कंपनीज के बीच का रिलेशनशिप किस तरह से मेंटेन होता है? क्लियर कम्युनिकेशन, टाइम पे सप्लाईज को डेस्टिनेशन पे पहुंचाना, प्रोडक्ट की क्वालिटी में किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज ना होना, सॉरी, किसी तरह का समझौता, कॉम्प्रोमाइज ना होना। उसके बाद जो आप लोगों के जो ट्रांजैक्शंस होने हैं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस में क्लैरिटी होना, माल का टाइम पे पहुंचना, ये अंडरस्टैंडिंग होना है। अगर लेट हो गया है तो किस तरह से एडजस्ट कर रहा है सप्लायर या किस तरह से कंपनी कर रही है। ये एक म्यूचुअल कहते हैं ना, म्यूचुअल एक कंफर्ट जोन क्रिएट हो जाती है दोनों तरफ से। दैट बेनिफिट्स अ बिजनेस अलॉट। उसमें जो होता है एक बिजनेस को बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा, अगर सप्लायर और कंपनीज के बीच के अंडरस्टैंडिंग वाले, रीजनेबल और बैलेंस्ड रिलेशनशिप है, तो वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट वैल्यू पे बहुत ज्यादा फर्क करता है और बहुत ही ज्यादा उसको एनहांस करता है। तो पॉइंट वाइज भी अगर हम देखें, एसेंशियल फॉर इंश्योरिंग स्मूथ ऑपरेशंस के लिए टाइम डिलीवरीज हो जाए, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, जो मैं आपको भी बोल रही हूँ इसी चीज के लिए है। और इस तरह से आप लोग जो सप्लायर और कंपनीज के बीच में जब ये चीजों का सही तरीके से ट्रांजैक्शन होता है तो एक ट्रस्ट क्रिएट होने लग जाता है। कई बार हमने भी देखे, अगर आप पर्सनल लाइफ में भी करें या आप लोग अगर जैसे छोटे स्केल पे भी बिजनेस स्टार्ट करें, आई एम नॉट रिलेटिंग यू टू मल्टीनेशनल्स, अगर एक नॉर्मल बिजनेसमैन को भी देखें, जिस जहां से उसका माल आता जाता है, कंफर्ट, जहाँ पे कंफर्टेबल है, जहां से भी एक बिजनेसमैन का अपने सप्लायर के साथ अच्छा रिलेशनशिप है, तो उसको कॉन्फिडेंस होता है कि इस फलानी टाइम जोन में फलानी जगह पे माल पहुंचना है तो वो पहुंचा देगा। जो जिस तरह से आप लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी मालूम होगा कि सर्टेन मार्केट्स के लिए आप लोगों के पास सर्टेन ट्रस्टवर्दी ट्रस्टवर्दी रिटेलर्स भी हैं, आपके पास ट्रस्टवर्दी सप्लायर्स भी हैं। तो आप उन जिनके जिनके ऊपर आपको आंख बंद करके भरोसा है कि किसी तरह की प्रॉब्लम भी आएगी तो वो अपने आप मैनेज कर लेगा, हमें बीच में जाने की जरूरत नहीं होगी, बाद में हम लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग से उस मैटर को सुलझा लेंगे। तो दिस इज व्हाट वर्क्स अलॉट, मतलब इट रियली हेल्प्स अ बिजनेस अलॉट। तो बोथ साइड्स पे एक बैलेंस क्रिएट हो जाता है, एक पार्टनरशिप हो जाती है, जो कि दोनों के लिए ही विन विन सिचुएशन क्रिएट करती है। एक गुड रिलेशनशिप बिटवीन ए सप्लायर और ए कंपनी, और जो भी आपके ये जो है पूरा का पूरा सप्लाई चेन को एक बहुत ही बैलेंस्ड रोड मैप की तरफ ले जाती है। इसके अच्छा, ये एक पॉइंट हो गया। एक है हमारा, और इन चीजों को बैलेंस करने के लिए आपको रेगुलर फीडबैक, ये आपको अपनी सेल्स टीम्स के थ्रू या आपके अपने आपसी कम्युनिकेशन के थ्रू आपको जरूर मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास एक अच्छा सप्लायर है, आपके रिलेशनशिप्स जो हैं बहुत अच्छे उसमें जा रहे हैं, जैसे कि अभी वही कौशलेंद्र जी का ही मैं लूंगी एग्जाम्पल। जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि मैम कई बार हम लोग बीइंग अ सप्लायर्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं जब कंपनी से सडन रिक्वायरमेंट आती है, तो बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है। तो ये क्या हो गया, ये एक प्रेशर क्रिएट हो गया। इसमें रिलेशनशिप खराब नहीं हो रही है, बट कहीं ना कहीं दोनों तरफ खिंचाव है। उस खिंचाव को बैलेंस करना सिर्फ एक कम्युनिकेशन के थ्रू और एक अंडरस्टैंडिंग के थ्रू ही बैलेंस करा जा सकता है। तो कंसर्न्स को एड्रेस करना प्रॉम्प्टली बहुत जरूरी हो जाता है। और ये आपसी अंडरस्टैंडिंग जब क्रिएट हो जाती है तो आराम से जो बिजनेस फ्लो है वो चलना शुरू कर देता है। मैंने आगे कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, जैसे कि रिटेल इंडस्ट्री को अगर हम उठाते हैं तो इसमें क्लोथिंग का है। अब एक क्लोथिंग रिटेलर जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप अपने फैब्रिक जो जहाँ जो फैब्रिक सप्लायर्स हैं उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्रिएट करता है, जिससे कि उसके ऑर्डर्स जो है कंसिस्टेंसी, जो उसके ऑर्डर्स की है बिल्कुल भी ना रुके। इससे क्या होता है कि सप्लायर जो होता है बेटर, एक तो टाइमली मार्केट में उसके प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएगा, रिटेलर को टाइमली वो अवेलेबल हो जाएगा, मार्केट में उसका ट्रांजैक्शन टाइम पे शुरू हो जाएगा, और टाइमली ही विल गेट द प्रॉफिट आउट ऑफ मार्केट, और उसका जो सेल्स का साइकिल है वो आराम से मूव करता रहेगा। तो दिस इज एग्जाम्पल, दिस दिस इज वन एग्जाम्पल
सेकेंड इंडस्ट्री मैंने उठा ली ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग में। यहाँ पे पार्ट्स वगैरह की जरूरत होती है, कंपनी गाड़ी बना रही है, कुछ भी बना रही है ऑटोमेशन से रिलेटेड, तो उसको डिफरेंट पार्ट्स अपने चाहिए होते हैं। और समटाइम्स वो पार्ट्स अगर टाइमली अवेलेबल नहीं है तो पूरा का पूरा प्रोडक्शन पे एक तरह से डिसरप्शन आ सकता है। तो ये रिलेशनशिप्स, अंडरस्टैंडिंग्स, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो कागजी कार्रवाई सब करी गई होती है, उसके बावजूद भी कई बार इस तरह से होता है कि माल, अगेन, एक सर्टन पार्ट है वो अचानक से अवेलेबल नहीं है, जिसके पीछे कंपनी का प्रोडक्शन को काफी ज्यादा वेट करना पड़ रहा है। तो ये चीज जो है कई तरह से डिसरप्शन करती है। तो इसके लिए एक अंडरस्टैंडिंग होना आपस में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है सप्लायर और कंपनीज के बीच में। और टाइमली सारे पार्ट्स को अवेल करवाना। समटाइम्स सडनली एक मार्केट का कोई ट्रेंड आया या कोई कॉम्पिटिटर आया, तो सडनली इस तरह की सिचुएशन अकर हो जाती है जहाँ पे होता है कि नहीं, डिजाइन को भी चेंज करना है बिल्कुल लास्ट मिनट पे, तो उससे रिलेटेड पार्ट्स नहीं है। अभी वो पार्ट्स के लिए क्या करना है, तो ये एक अंडरस्टैंडिंग होती है सप्लायर में और कंपनी के प्रोडक्शन यूनिट्स में कि किस तरह से इस चीज को बैलेंस आउट करना है, किस तरह से हमने मार्केट में टाइम पे अवेलेबल भी होना है और किस तरह से मैनेज करना है। तो अभी आप ये जो इस गैप की बात कर रही हो कि उसमें क्या क्या होता है, अगर आप पूछते हैं तो देयर आर सो मेनी थिंग्स, बिकॉज सर्टन चेंजेस हैं। तो अभी उनके तो एक सर्टन क्राइटेरिया पे ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है। तो सडन चेंजेस में अगर वो कॉन्ट्रैक्ट के दायरे में नहीं भी आते तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है कि फाइन, अभी तो हम अपना काम करके मार्केट में टाइमली अवेलेबल होते हैं, अपने प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं, हम आराम से बैठ के पीछे बाद में सारी चीजों को इंश्योर कर लेंगे कि सडनली जो पार्ट्स मंगवाए गए उनकी प्राइसिंग में क्या डिफरेंस था, उनकी कुछ क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हुआ, क्या हमारे टर्म्स और कंडीशंस प्राइसिंग से रिलेटेड जो आपस में हमने कॉन्ट्रैक्ट करा है, क्या उससे मैच कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हायर लेवल हमने जो नए डिजाइन के चक्कर में नए पार्ट्स डाले, तो ऐसा तो नहीं है कि प्राइसिंग में भी फर्क आ गया या फ्लक्चुएशन आ गया है, तो उसको हमने किस तरह से डील करना है। तो ये अगर अंडरस्टैंडिंग होगी भाई, अगर आपका रिजिट, अगर एक कंपनी और एक सप्लायर अगर एक रिजिट फॉर्मेशन कर लेते हैं कि नहीं, पहले भाई सब कुछ तय कर लो मैं तभी बनाऊंगा, आपने डिजाइन के लिए मुझे बोल तो दिया, बट पहले आप बता दो भी कितने पैसे दोगे, कितना करोगे, तभी मैं इसको शुरू करूंगा। तो क्या होगा, वो डिसरप्शन हो जाएगा, एक तरह से उनका रिलेशनशिप भी खराब होगा कंपनी और सप्लायर के बीच का, और साथ ही साथ मार्केट, जो मार्केट में उन्होंने टाइमली प्रोडक्ट को उतारना भी है, तो उसमें भी उनको टाइम लगेगा। तो ये चीजें जो होती है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से ये फायदा रहता है कि पहले काम हो जाए टाइम पे और मार्केट में अवेलेबिलिटी हो जाए, उसके बाद जो है हम बैठकर अपना आपस में जो जो भी हमने अपने फाइनलाइजेशन करना है वो चीजें हम डिस्कस कर लेंगे, जो भी हमने चीजों को, जो चीजें नई तरीके से उतरी हैं तो उसको हम पूरा कर लेंगे। ये मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू साथ साथ आपको पढ़ा भी रही हूँ। दिस इज नॉट ओनली स्पेसिफिकली फॉर दिस एग्जाम्पल, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ, आई एम टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप मैनेजमेंट बिटवीन द कंपनी एंड द सप्लायर। तो इस तरह से क्या होता है कि टाइमली डिलीवरीज जब हो जाती हैं तो प्रोडक्शन का रिस्क घट जाता है, डिलेज जो होते हैं पार्ट्स की शॉर्टेज के पीछे, वो अगर मैनेज कर लिए जाते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट होता है। ये तो ऑटोमेटिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में मैंने बात कर ली। नेक्स्ट इज फूड प्रोडक्शन कंपनीज में क्या होता है, कोई मैन्युफैक्चरर है, उसने बहुत वो लोग फूड मैन्युफैक्चर करता है, कोई बिजनेसमैन है, बिजनेस ओनर है, और उसने जो है अपना बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप अपनी मार्केट रिसर्च करके उसने जो है अपने टाइप्स करे हुए हैं उन फार्मर से, उन किसानों से, कि वो टाइमली जो है उनको वो सर्टेन फूड अवेल करवा सके। इसके लिए आप एग्जाम्पल भी और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे पतंजलि है एलोवेरा के लिए। एलोवेरा इज ए ब्यूटिफिकेशन में चला गया। मशरूम, आजकल बहुत ज्यादा मशरूम की खेती लोग कर रहे हैं। तो इस तरह से आजकल फार्मिंग का बड़ा बूम पे आया हुआ है। अगर बहुत सारे सेक्टर्स में देखें तो ये फार्मिंग सेक्टर जो है, जिसमें कि शहर के एंटरप्रेन्योर्स जो हैं इसकी तरफ रुख कर रहे हैं, तो उन्होंने इस चीज के ऊपर बहुत ही ज्यादा वाइड स्केल पे रिसर्च करके अपने आप को स्टैब्लिश करा है। तो इसमें क्या होता है कि ये लोग जो होते हैं जो
अगर खुद वो कर रहे हैं, जैसे मशरूम है, मशरूम के लिए तो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही चलाती है, और उसकी ट्रेनिंग भी देती है, और उसके बाद जो है खुद एंटरप्रेन्योर्स अपना भी उसमें खुद भी आते हैं उस बिजनेस को करने के लिए। समटाइम्स व्हाट हैपेंस, एंटरप्रेन्योर्स आल्सो टाई अप विद सम फार्मर्स फॉर सर्टन मशरूम, और दूसरी जो भी प्रोडक्ट्स हैं खेती बाड़ी की, जो भी हमारे खाने पीने की चीजें हैं, उसकी खेती के लिए भी वो लीज पे जगह लेते हैं, और किसानों से और फार्मर से टाई अप करते हैं। तो उस वक्त उनकी उनका जो प्रोडक्ट है, उसकी जितनी भी गुणवत्ता है, सिर्फ और सिर्फ किसान के साथ गुड रिलेशनशिप्स तो है ही है, एक अंडरस्टैंडिंग भी होती है कि कौन सा, क्लियर कम्युनिकेशन होता है कि किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए अंत में, और क्या वो एक्सपेक्टेशन है, उस हिसाब से वो सारी बातचीत करके जो है एक प्रोडक्ट का फाइनलाइजेशन करके वो मार्केट में उतारा जाता है फूड एरियाज में, फूड से रिलेटेड जो कंपनीज हैं। तो इस तरह से जो मैन्युफैक्चरर है, जो बिजनेस ओनर है, जो फूड से रिलेटेड अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो उसको जो होता है जो भी उसका लाइन ऑफ उस में जो उसकी लाइन में आगे आते हैं, जिनके साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करके रखना है, जो फार्मर्स हो गए, या प्रोडक्शन के लिए जो भी इंडिविजुअल्स हो गए या कंपनीज हो गई, उनके साथ उनका रिलेशनशिप होना और अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, कि फाइनल प्रोडक्ट जो मार्केट के अंदर आना है वो बिल्कुल ही अप टू द मार्क का है, 100% क्वालिटी क्वालिटी वाला, राइट क्वालिटी वाला प्रोडक्ट हो विद राइट क्वांटिटी, कि जितना हमारा आपस में तय हुआ है, ऐसा ना हो कि प्रोडक्शन उससे कम हो जाए या प्रोडक्शन उससे ज़्यादा हो जाए। अगेन द ओवर स्टॉकिंग वाली समस्या आ सकती है। वो तो हमने पिछली स्लाइड्स में बात ही कर ली कि ओवर स्टॉकिंग भी नहीं करना है और लेस स्टॉक भी नहीं करना है। ऐसे ये है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी जो होती है, टेक्निकल कंपनी होती है, वो क्लोजली वर्क करती है अपने कंपोनेंट सप्लायर के साथ, की जिससे कि वो मार्केट ट्रेंड्स के हिसाब से और फ्यूचर में उसके प्रोडक्ट में क्या नीड हो सकती है, किस तरह से चेंजेस की जरूरत हो सकती है, टेक्नोलॉजी को किस तरह की चेंज की जरूरत है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में तो बहुत ही तेजी से और बहुत ही फास्ट तरीके से चेंजेस आते जाते हैं। हर दिन कोई एक नई चीज लॉन्च होती है, और हर हर दिन वो एक स्पेसिफिकेशन उसमें जो होता है टेक्नोलॉजी में हमेशा वो ऐड करा जाता है। लाइक हम अपना मोबाइल कंपनीज का ही एग्जांपल ले सकते हैं बहुत आराम से, कि मोबाइल्स में हमेशा एक स्पेसिफिकेशन नया आता है, हमेशा कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं हर डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के एक दूसरे को कंपटीशन दे रहे होते हैं। तो ये सिर्फ कंपनीज का राइट कंपनी के कम्युनिकेशन होता है अपने कंपोनेंट सप्लायर के साथ, कि ये स्पेसिफिकेशंस है, मार्केट में तेजी से ये बदलाव आया है, ये ट्रेंड शुरू हो रहा है, हमारे कॉम्पिटिटर ने ये चीज लॉन्च करी है, मेरे को भी विद इन 10 डेज, विद इन 7 डेज मेरे को भी मार्केट में इसी स्पेसिफिकेशन के साथ अपने प्रोडक्ट को उतारना है। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है जो इतने फास्ट ट्रांजैक्शंस को, फास्ट वर्ड ऑफ रिक्वायरमेंट्स को जो है बिल्कुल फास्टिंग तरीके से प्रोडक्ट लाइन को फास्ट करती है, और सप्लाई चेन को फास्ट करती है, सो दैट कि न्यू स्पेसिफिकेशन के साथ मार्केट में प्रोडक्ट जो है टाइमली अवेलेबल हो जाए। क्लियर? बट यहाँ पर एक चीज है कि यहाँ पे कुछ सप्लायर्स को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। हमने ये वाली चर्चा तो कर ली विद एग्जांपल्स के थ्रू, कि भाई सप्लायर का और कंपनीज का जो है एक अच्छा बैंडविड्थ होना बहुत जरूरी है, एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए एक अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस, इन सब चीजों के होने के बावजूद भी कई बार कुछ चैलेंजेस होते हैं जो कि सप्लायर्स को चाहते ही हुए, ना चाहते हुए, बट ऑब्वियस ना चाहते हुए भी फेस करने पड़ते हैं, और उसमें कंपनीज की कोई गलती नहीं होती। ये सारा का सारा जो मैटर होता है, दैट इज ओनली डिपेंड्स टू मार्केट्स। कई बार बहुत सर्च हो जाता है मार्केट में, एक प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा डिमांड आ जाती है। जैसे ये वाला पॉइंट है, अनप्रिडिक्टेबल डिमांड। आपने प्रिडिक्ट नहीं करा, आपने एनालिसिस कर लिया, आपने फोरकास्ट कर लिया, आपने सारे प्लान कर लिए, आपने टर्म्स और कंडीशंस सब कुछ तय कर लिए, बट उसके बाद भी एक इस तरह से डिमांड आ जाती है प्रोडक्ट लाइन में, कि आपने उसको प्रेडिक्ट ही नहीं करा होता है, आपने सोचा ही नहीं होता है उस टाइम पे। दीज आर द काइंड ऑफ चैलेंजेस जो हर कंपनी को, जो प्रोडक्शन में है स्पेसिफिकली, उसको, या सर्विस में भी,
दोनों में जो होते हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ता है, मतलब ये प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं, अनप्रेडिक्टेबल। इसमें इसका सोल्यूशन क्या है? अगर हम बात करते हैं ये क्लियर फोरकास्टिंग, ट्राई टू डू क्लियर फोरकास्टिंग। जो मैंने आप लोगों को शुरू की कुछ क्लासेस में बोला भी था कि आप फोरकास्ट कर रहे हो तो एक सरप्लस साइड में, एक बॉक्स में सरप्लस वाला रखो कि इफ इन केस अगर ऐसा हो गया तो उसके और अगर इफ इन केस ऐसा हो गया तो भले ही आपने अभी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन नहीं करा है, बट आपस में अगर आप लोगों का ये कम्युनिकेशन है कि अगर इफ इन केस किसी तरह की कोई परेशानी आती है तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे। समटाइम्स व्हाट हैपेंस, इसके लिए मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ। कंपनीज क्या करती हैं, हमेशा अपनी यूनिट्स को कुछ उनके सारे यूनिट्स काम कर रहे होते हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड। समटाइम्स दे क्रिएट इमरजेंसी यूनिट्स, तो वो हमेशा काम नहीं करती हैं। वो इमरजेंसी के लिए यूनिट्स होती हैं कि इफ इन केस कोई किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो वो इमरजेंसी यूनिट को सीधा का सीधा डाइवर्ट कर देती है स्थिति को, कि भाई ये वाली प्रॉब्लम आई है, इसमें क्या करना है। अब वो जो इमरजेंसी यूनिट है दैट इज एन एक्स्ट्रा यूनिट फॉर ए कंपनी, फॉर ए कंपनी। तो उस कंडीशन में वो जो एक्स्ट्रा यूनिट होती है, बिना किसी, जो ऑलरेडी यूनिट स्टैब्लिश्ड यूनिट्स हैं उनको बिना किसी प्रकार से डिस्टर्ब करे हुए, वो एक्स्ट्रा यूनिट जो होती है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है। और ये और जितने भी मतलब जो भी चैलेंज इस वक्त उनके सामने होते हैं उसको जो है वो आराम से फोर्स आगे मतलब उसको फेस कर लेती है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो अनप्रेडिक्टेबल डिमांड में फोरकास्टिंग में हम ये कर सकते हैं लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स और फ्लेक्सिबल एग्रीमेंट्स टू अकोमोडेट डिमांड चेंजेस। और पुअर कम्युनिकेशन कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग्स अबाउट एक्सपेक्टेशंस, लीडिंग टू मिस्टेक्स और डिलेज। सबसे बड़ी बात है इसमें, भले ही वो मैंने लास्ट लाइन लिखी है, एक कम्युनिकेशन आपका और कंपनी का, सप्लायर का और कंपनी के बीच का जो कम्युनिकेशन है, जिसके साथ भी, यहाँ मैं कंपनी और सप्लायर की बात कर रही हूँ, जिसके साथ भी आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होना चाहिए। इस शर्म में कि उसको बुरा ना लग जाए और मेरे बिजनेस पे कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़ जाए, आप कम्युनिकेट नहीं करोगे तो आपको उस वक्त तो उसको एक सिचुएशन को आप संभाल लोगे, बट आने वाले टाइम में आपको बेहद प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, जो कि बेनिफिशियल नहीं होगा। एक तो रिलेशनशिप्स भी खराब होंगे आपके, अपने अपने जिनके साथ आप बिजनेस कर रहे हैं उनके साथ भी, और अंडरस्टैंडिंग में भी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, जो कि आने वाले बहुत लंबे फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल या अहितकारी साबित होगा। तो इसीलिए हमेशा ये जितना है, फोरकास्ट करना, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स करना, फ्लेक्सिबल एग्रीमेंट्स, ये सब कम्युनिकेशन के थ्रू है। यू बेटर कम्युनिकेट फर्स्ट क्लियरली कि लेट्स डू दिस टाइप ऑफ एग्रीमेंट, सो दैट कि कुछ इस तरह की समस्याएं या प्रॉब्लम्स आने वाले टाइम में आए तो हम ये वाले पॉइंट्स भी डाल देते हैं टर्म्स कंडीशंस में, एग्रीमेंट्स में, जिससे या डिमांड में किसी तरह के कुछ चेंजेस आते हैं तो हमने किस तरह से, और कुछ अनप्रिडिक्टेबल जो आपने सोचे भी नहीं है, जो हम कह रहे हैं ना अनप्रिडिक्टेबल, वो भी एक क्लॉज हमेशा होना चाहिए आप लोगों के एग्रीमेंट में कि अगर अनप्रिडिक्टेबल डिमांड आती है तो उस कंडीशन में आप हमें किस तरह से सपोर्ट करोगे, और मेरे से क्या आप लोगों की एक्सपेक्टेशन है बीइंग अ बिजनेसमैन, तब मेरे को क्या करना होगा और आप लोग मुझे किस तरह से सपोर्ट करोगे। इस तरह से आप लोग बहुत सारी चीजों को आउट ऑफ कंट्रोल जाने से रोक सकते हो, अपने कंट्रोल में रख सकते हो। और एक सप्लायर जो फेस करते हैं चेंजेस, वो होते हैं लास्ट मिनट चेंजेस। कई बार ही सब कुछ माल वाल बनकर पहुंच गया, तैयार हो गया। अब क्लोथिंग लाइन की बात कर लेते हैं, एक सर्टन पैटर्न और डिजाइन को चुना गया और एक सर्टन प्रकार का जो डिजाइन बनाकर एक ड्रेस को मार्केट में एक सप्लायर जो कि क्लोथिंग मर्चेंट है, उसने जाके अपना उसका लॉन्च कर दिया और बड़े आराम से सब कुछ अच्छे से चल रहा है। हुआ क्या कि जो भी डिजाइन या कलर उसने मार्केट में उतारा, उसका एक्सपेक्टेशन, उसका सही रिस्पॉन्स उसको नहीं मिला। और वो जो एक्सपेक्टेड सेल्स कंपनी सोच रही थी कि उसको रिस्पॉन्स मिलेगा और हमारी सेल्स में बढ़ावा होगा, वो रिस्पॉन्स ना मिलने से वो एक्सपेक्टेड सेल्स का टारगेट भी पूरा नहीं हो पाया। तो उस कंडीशन में समटाइम्स कंपनी क्या करती है, बिल्कुल लास्ट मिनट चेंजेस के लिए पुश करती है।
लास्ट मिनट में अपने डिजाइन को चेंज करती हैं, कलर्स को चेंज करती हैं। जैसे मैं ड्रेस, एक पर्टिकुलर का एग्जांपल लेके आपको बता रही हूँ कि एक सर्टन कलर की ड्रेस उतारी जो कि कलर पसंद नहीं किया गया, कंपनी ने बड़े होप से उतारा मार्केट के अंदर कि हाँ ये कलर नया कलर है, हम मार्केट में लॉन्च करते हैं, बड़ा हिट करेगा। बट पता चला कि कंज्यूमर ने उसको एक्सेप्ट ही नहीं करा और कहा कि नो, मतलब अब उसकी सेल ही नहीं हुई। बट ऑब्वियस है, कंज्यूमर आके नो नहीं बोलेगा। कंज्यूमर जब सेल नहीं होगी तो अंडरस्टूड है कि कंज्यूमर ने उसको पसंद नहीं करा। उस टाइम में समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, कंपनीज जो होती हैं अपना रीलॉन्च करती हैं, फिर से सेम प्रोडक्ट को फिर से रीलॉन्च करती है, कलर चेंज कर दिया या मार्केट ट्रेंड्स के हिसाब से चीज को उतार दिया कि जो भी उनको उस पर्टिकुलर असाइनमेंट में, उस पर्टिकुलर कंसाइनमेंट में जो उनको नुकसान हो रहा है, वो नुकसान को वो भरपाई उसकी पूरी तरह से कर सके। तो लास्ट मिनट इसमें बस यही सोल्यूशन में अगर हम पढ़ते हैं कि सेट क्लियर चेंज ऑर्डर प्रोसीजर्स एंड टाइमलाइंस टू मैनेज सच रिक्वेस्ट जो है इफेक्टिवली। अगर आपका लास्ट मिनट को चेंजेस अगर आते हैं तो आपको इस तरह के सिस्टम, आपका यही सोल्यूशन है कि आपको जो है बहुत ही क्लियर प्रोसीजर्स होने चाहिए लास्ट मिनट चेंज ऑर्डर के लिए, कि आपने किन प्रोसीजर्स को फॉलो करना है। और ये भी कम्युनिकेशन ऑलरेडी आपका इससे रिलेटेड भी आपके अपने सप्लायर के साथ और या सप्लायर का कंपनी के साथ अच्छे से, सप्लायर का कंपनी के साथ क्लियरली होना चाहिए कि इन कंडीशंस में मैं इतना ही एक्सपैंड कर पाऊंगा, इतनी ही आपकी मदद कर पाऊंगा, मैं ओवर द टॉप आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगा। तो इसका कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा क्लियर होना चाहिए। सेकेंड है लेट पेमेंट्स। समटाइम्स व्हाट हैपेंस, पेमेंट्स में डिले हो जाता है कंपनीज का, तब भी सप्लायर के बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड हो जाता है। बट ऑब्वियस है क्योंकि आपका एक कैश फ्लो होता है जो कि आपके बिजनेस के सर्कल को पूरा का पूरा आगे आगे चला रहा होता है। समटाइम्स व्हेन पेमेंट्स डिलेड, इट गिव्स ए बहुत ज़्यादा बुरा, आई वुड से, कि सप्लायर पे काफ़ी ज़्यादा इसका इम्पैक्ट भी पड़ता है। और दूसरा, सारा का सारा जो व्हील ऑफ सप्लाई है वो बहुत बुरी तरह से डिसरप्ट होता है। दूसरा, आपका विश्वास डिसरप्ट होता है। अगली बार आप कभी भी अगर कोई कंपनी से आप का सप्लायर को पैसा में पैसे के पेमेंट में दिक्कत आ रही है, तो वो हमेशा हिचकेगा आगे बढ़ने से उस कंपनी के साथ दोबारा काम करने के लिए। वो बिल्कुल फौरन ही कोशिश करने लग जाएगा कि लेट मी फाइंड द अदर कंपनी या अदर टूल्स, वो की तरफ भागने लग जाएगा कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड और आई डू नॉट ट्रस्ट दिस कंपनी टू वर्क विद। तो मुझे जो है सेकंड ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो देख लीजिए, उसका तो नुकसान ये हो रहा है कि वो परेशान हो रहा है, उसको नई कंपनी को फिर से एक तरह से उसके साथ रिकंडल करना पड़ेगा अपना सारा बिजनेस ऑपरेशन। और दूसरा, कंपनी को भी नुकसान हो रहा है कि उसके पास बैठा बैठाया बिजनेस जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक बार उसकी पेमेंट डिले हो गई, वॉट एवर द रीजंस। तो इसमें क्या होता है, इसका सोल्यूशन सिर्फ ये हो सकता है कि इन कंडीशंस ऐसी आ ही सकती हैं क्योंकि दिस इज ए वेरी नेचुरल थिंग। तो इसमें पहले से ही बहुत ही ज्यादा पेमेंट की टर्म्स जो है क्लियरली और एग्रीएबल आपस में कर लेनी चाहिए अपने टर्म्स कंडीशंस में, जिससे कि किसी भी तरह के कुछ अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो उसके लिए आप प्रिपेयर हो। और अगर सर्टेन टाइम लिमिट के बाद पेमेंट तब भी सप्लायर के पास नहीं पहुंच रही है, तो उसको एक क्लॉज जरूर डालना चाहिए कि ये पेनाल्टी लेट पेमेंट्स की इतनी लगेगी लगेगी, अगर इतने दिन तक पेमेंट नहीं होती है तो इतने हजार रुपए लगेंगे या इतने लाख रुपए लगेंगे, डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस कि किस तरह से होगा। और अगर हमें इस सर्टेन डेट के आगे पेमेंट आ जाती है या हमें पहले पेमेंट हो जाती है, डिले नहीं होती है, तो हम उसमें आपको क्या बेनिफिट देंगे, क्या इंसेंटिव्स हम आपको देंगे, उस कंपनी के लिए किस तरह से वो बेनिफिशियल रहेगा अर्ली पेमेंट्स में। तो अगर इन चीजों का कम्युनिकेशन राइटफुली हो जाए तो इसका काफी अच्छा इम्पैक्ट इस पूरे चैनल में पड़ता है बिजनेस के। दूसरा है क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज। कंपनीज जो होती है समटाइम्स, कभी कभी डिमांड, कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छे से मार्केट में उसको रिस्पॉन्स मिल गया, और जब मार्केट में अगर अच्छे से रिस्पॉन्स मिल जाता है तो उसका बहुत ज्यादा डिमांड जो होता है मार्केट से आ जाता है। वन सेकेंड। अ, उस कंडीशन में ज्यादा डिमांड मार्केट से आने पे अचानक से आपने जो फोरकास्ट करा हुआ है, जो आपका सर्टन, वन सेकेंड,
राइट, सॉरी। जो भी आपने प्रेडिक्ट करा हुआ है, अगर उससे ज्यादा मार्केट में कोई प्रोडक्ट चल जाता है और उसकी डिमांड आ जाती है, तो तो लास्ट मिनट में आपको प्रोडक्शन के लिए और हमें और ज्यादा माल चाहिए, और ज्यादा माल चाहिए, और आप भेजिए, अभी मार्केट में जो है इसकी डिमांड है। तो एक तो वो लास्ट मिनट चेंजेस होते हैं आप लोगों के, बिजनेसमैन के, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ता है। दूसरा, लास्ट मिनट अगर बाई चांस कंपनीज जो भी बिजनेसमैन को ऑर्डर दिया हुआ है, उस ऑर्डर स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का चेंज कर देती है बिल्कुल आखिरी टाइम पे, कि हमें डिजाइन जो है डिफरेंट चाहिए, और यहाँ जो है इसमें जो है एक चीज और ऐड कर दो, ये फलाना, अगर क्लोथिंग लाइन है तो फलाना बटन ऐड कर दो, अगर इलेक्ट्रॉनिक मॉडल है या टेक्नोलॉजिकल कंपनी है, टेक रिलेटेड कंपनी है, तो ये वाला हमको ये चीज भी इसमें वाला पार्ट चाहिए, आप ये वाला भी ऐड कर दीजिए। तो वो चीज जो होती है बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होती है सप्लायर के लिए। तो इसलिए इसका सोल्यूशन सिर्फ यही है कि आप अपना लास्ट मिनट चेंज के लिए क्या क्या रेगुलेशंस होंगे, क्या फॉलो करने होंगे, क्या जो है प्रोसीजर्स और टाइमलाइंस होंगी, इन सब का आप एक सिस्टम रख दीजिए कि अगर ऐसी कंडीशन आती है तो कम से कम आपको हमें इतना टाइम तो देना पड़ेगा। आपको स्ट्रेस वाला माहौल क्रिएट नहीं करना होगा। इफ if you order for some design changing or add on product, तो उस कंडीशन में वी नीड एज पर योर बिजनेस, आपको टाइम देखना पड़ेगा कितना, 10 दिन का समय चाहिए, 1 महीने का समय चाहिए, तो वो आपको पहले ही एक क्लॉज क्लियर कर लेना है, कम्युनिकेशन के थ्रू भी और राइटिंग में भी आपने इसको रख के रखना है, जिससे कि क्योंकि नॉर्मली अगर ये सिचुएशन आपने राइटिंग में, अगर आप टर्म्स और कंडीशंस में को ये सब चीजों को बड़ी क्लैरिटी के साथ कर लेते हो, सोल्यूशन को निकाल लेते हो, तो सबसे ज्यादा फायदा सप्लायर को इसमें ये हो जाता है कि एक तो उसको अनड्यू प्रेशर का फेस नहीं करना पड़ता है, और कंपनीज भी कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेती हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये सारा हम कम्युनिकेट कर चुके हैं। हाँ, बट इस वाली कंडीशन में अगर आपसी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, आपसी रिलेशनशिप मेंटेन करा हुआ है, जो हमने बोला शुरू वाले पॉइंट में कि रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना चाहिए, उसमें क्या होता है, कई बारी कंपनीज और कई बारी सप्लायर्स दोनों ही आउट ऑफ वे जाके एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो गिव एंड टेक बहुत प्रॉफिटेबल हो जाता है दोनों के लिए। तो इसीलिए रिलेशनशिप बिल्ड जो है, हम, दिस गोज विद एवरीथिंग, आपकी रिलेशनशिप बिल्डिंग पे ही सब कुछ है। अगर आप कोई काम भी कर रहे हैं तो आपके रिलेशन जिसके साथ अच्छे अंडरस्टैंडिंग है, बट ऑब्वियस है आपको जो है उसमें फायदा ही फायदा होगा। हम पर्सनल लाइफ में भी देखें तो जहाँ पे रिलेशनशिप्स अच्छे हैं वहाँ पे बड़ा स्मूथली सब कुछ अच्छे से चल रहा है, और जहाँ पे रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं है तो वहाँ लड़ाई हो रही है या गलत शब्दों का प्रयोग हो रहा है। तो सिंपली, तो कमिंग बैक टू फिर अगेन प्रोफेशनल नॉट पर्सनल, तो ये जो है सप्लायर्स जो है जो है कंपनीज से सप्लायर्स चैलेंजेस फेस करते हैं, और इनके सॉल्यूशंस को भी हमने डिस्कस कर लिया, इस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। और अदर देन डिस्कशन, आई वुड ऑलवेज से कि अदर देन डिस्कशंस, कई बारी सिचुएशन, जैसी सिचुएशन होती है उस हिसाब से भी कई बारी सॉल्यूशंस निकल कर आते हैं। तो उन सॉल्यूशंस के बारे में भी आप जो है, बिकॉज एक क्लास में इतने थोड़े समय में हर समस्या का और उसके समाधान की चर्चा संभव नहीं है, ये तो मोटे मोटे बुलेट पॉइंट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करी जा रही है। तो करंट सिचुएशंस में आप लोग जो है उन अपने चैलेंजेस को देखिए, आप बहुत आराम से उसको फेस करके और अपना जो है एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं आपस में एक दूसरे के साथ। डिलेड पेमेंट्स, delayed payments from companies can strain the supplier's cash flow. We were talking about this. Now, next is quality control issues. Quality control issues में क्या होता है, we have discussed this thing. Say yes or no. We have discussed already, na? Yes, Okay, ma'am. next slide. Yes. So सप्लायर का जो परफॉर्मेंस है, सप्लायर परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एंड डेवलपमेंट, अब जो है हम काम कर रहे हैं, सप्लायर अपना काम कर रहे हैं और कंपनीज के साथ उसका टाई अप
हो चुका है, तो कंपनीज किस तरह से सम सप्लायर की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करती हैं और किस तरह से उनका डेवलपमेंट होता है। मैं भी सप्लायर्स की तरफ से भी मैंने एक स्लाइड क्रिएट करी हुई है, वो भी मैं अभी डिस्कस करूंगी। अभी मैं कंपनीज की तरफ से बात करती हूँ कि कंपनीज जो होती हैं, जो भी अपने सप्लायर्स नियुक्त करती हैं अपने कंपनीज के लिए, वो उनका रेगुलर रिव्यू वो करती रहती हैं। बड़ी कंपनीज का ये है। और बीइंग अ बिजनेसमैन, अगर आप लोग छोटे बिजनेसमैन हो और अपना नया नया काम डाल रहे हो, या आप लोगों का काम नॉर्मली चल रहा है, मीडियोकर बिजनेसमैन हो, बिजनेस ओनर्स हो, तो भी तो भी आपका ये फर्ज बनता है कि जो भी आपके सप्लायर्स हैं उनके रेगुलर रिव्यूज उनको आप लोग मॉनिटर करते रहें पीरियोडिक तरीके से। ये नहीं कि आपने एक दो बारी बहुत सेटिस्फाइंग रिजल्ट्स अगर मिल चुके हैं तो आप जो है सेटिस्फाइड हो जाए कि हाँ सब बढ़िया चल रहा है। बिल्कुल भी नहीं। रेगुलर मॉनिटरिंग इज वेरी वेरी ऑब्वियस, बहुत ज़रूरी है। ये रेगुलर रिव्यूज लेने, हर तरह से काम से रिलेटेड भी। आप एक महीने अपने वर्ड ऑफ माउथ जो आपके बंदे जो आपके काम कर रहे हैं, आप खुद मार्केट में जाइए, आप रिटेलर से बात करिए कि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, माल टाइम पर पहुंच जाता है, कुछ जो भी आपको इश्यूज लगता है कि मार्केट में हो सकते हैं, उसके बारे में आप चर्चा करिए, वो वाली आप लीजिए। आप टीम्स जो हैं उनसे बातचीत करिए। इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो कि आपके पॉजिटिव भी होंगी, नेगेटिव भी होंगी। पॉजिटिव को आप रख लीजिए फ्यूचर में और ज़्यादा यूज़ करने के लिए, और नेगेटिव को आप रख लीजिए सॉल्व करने के लिए। तो इस तरह से प्रॉपर फीडबैक और प्रॉपर इंफॉर्मेशन गैदर करके मार्केट से अगर आप नेगेटिव रिव्यूज को एड्रेस करते हो, तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल, कंपनीज को जो होता है बहुत ही बेनिफिशियल रिजल्ट्स मिलते हैं। जिस कंपनीज में मैंने आप लोगों को भी बोल दिया कि अगर आप लोग भी ऐसे करते हो तो डेफिनेटली आप लोगों के बिजनेस वॉल्यूम में, बिजनेस टोटल बिजनेस का जो है आपका टोटल बिजनेस में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। उसके बाद है सप्लायर का ऑडिट। तो आप जो है रेगुलर ऑडिट्स भी करिए सप्लायर्स की, कि जो क्वालिटी और जो एथिकल गाइडलाइंस आप लोगों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सेट हुई है, क्या उस चीज को भी कंसिडर करा जा रहा है, या कंपनीज इस तरह से करती भी हैं कि जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उन्हीं स्टैंडर्ड्स और उन्हीं दायरों में रहकर ही सप्लायर जो है अपना काम कर रहा है ना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आउट ऑफ वे जाके जो हमारे टर्म्स और कंडीशंस तो उनके आपस, क्योंकि जो हमारी कंपनी की पॉलिसी है, क्या हमारी ऐसा तो नहीं है वो हमारी कंपनी की पॉलिसी के अगेंस्ट काम कर रहा है। माल तो हमारा बिक रहा है। बिकॉज बिग कंपनीज आर वेरी वेरी कंसर्न अबाउट देयर इमेज, क्योंकि उनकी इमेज का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। समटाइम्स कंपनीज, जैसे कि अभी थोड़ा सा इससे हटके है एग्जाम्पल, जैसे जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, कई बार अगर उनका प्रोडक्ट रॉन्ग हो जाता है, कोई कार की मैन्युफैक्चरिंग करी और मार्केट में उतारी, और अगर उनको रिव्यूज आते हैं कि वो अनफेवरेबल है, वो फेवरेबल नहीं है, तो कंपनीज जो होती हैं सिर्फ अपने अपनी इमेज के लिए, अपनी राइट इमेज के लिए मार्केट से पूरा का पूरा वो लॉट ही उठा लेती है, वो प्रोडक्शन की यूनिट्स को ही उठा लेती है, कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी इमेज खराब हो जाए, कि हम खराब तरह का प्रोडक्ट मार्केट में उतारते हैं या खराब तरह की कार हम मार्केट में देते हैं। और वो सही करके, ये बहुत सारे, ये वाला इंसिडेंट तो बहुत ही कॉमन है, कार्स वाला तो आई थिंक एवरीबडी, और भी किसी को मालूम है किसी स्पेसिफिक कार कंपनी के बारे में जिसने इस तरह का डिसीजन लिया हो? एनीबडी? या नॉट नॉट ओनली कार, या किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में? आज मैं बोल रही हूँ, आज मैंने आप लोगों को बोलने नहीं दिया। ओके, अगर आपको कुछ ध्यान में आता तो एक्चुअली डेफिनेटली ओला यू ने कैन भी शेयर। मैम दिस साइड ड्राइवर हम्म। एक्चुअली ओला ने भी इस टाइप का कुछ किया था कि कुछ मॉडल्स उसने बैकआउट किए थे। किसने? ओला जो S1 स्कूटर लॉन्च हुआ था इलेक्ट्रिक। हाँ, ओला स्कूटर, हाँ, ये तो बिल्कुल रिसेंट ही है। यू राइट, एब्सोल्युटली राइट। जो ईवी बिजनेस मॉडल इन्होंने लॉन्च करे हुए हैं ना, हाँ उसमें कुछ मॉडल जिसमें उन्हें लगा था वो उन्होंने कुछ बैकआउट किया। मॉडल्स में।
हाँ, उन्होंने बैकआउट कर लिया था। एग्जैक्टली ये क्योंकि कंपनी की इमेज पे अगर अगर वो मार्केट में रखते और वो जबरदस्ती हम्म। चलाने देते तो कंपनी की इमेज पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता। तो ये इस तरह की, हाँ, तो इस तरह की इमेज इमेज को बना मेंटेन रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कई बार कंपनी जो होती है मेजर रिस्क भी ले लेती है और इसमें उसको नुकसान हुआ होगा अच्छा खासा, बट इट्स हम्म। फाइन बिकॉज इमेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ देयर इज राइट इमेज तो सेल्स तो अपने आप ही फिर गति पकड़ लेंगी। बट अगर एक बार इमेज गिर गई तो फिर सेल्स जल्दी नहीं उठती। तो खैर, कमिंग बैक टू सप्लायर ऑडिट्स, तो ये इस तरह से हो सकता है। कई बार क्या होता है कि सप्लायर ऑडिट्स में जब कंपनी सप्लायर को ऑडिट करती है तो उसमें सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम क्या होता है कि कई बार वो अपने ट्रेनिंग मैनेजमेंट प्रोग्राम्स बनाती है जहाँ पे वो सप्लायर्स को बुलाती हैं और उनकी कंपनी किस तरह से काम करती है और किस तरह की एक्सपेक्टेशंस रखती है उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग वो सप्लायर्स को देती है, सो दैट कि परफॉर्मेंस में और जो किसी भी तरह का उनको समझौता कंपनी को ना करना पड़े। ठीक है। उसके बाद इंसेंटिव्स एंड इम्प्रूवमेंट। ये तो बहुत ही अच्छा होता है कि आपने, और ये बहुत ही कॉमन है। अब तो आप लोगों को भी पता होगा बड़ी कंपनीज का, इनफैक्ट पान मसाला कंपनीज को ही उठा लो, क्या ये लोग अच्छे से वेलकम करते हैं अपने स्टॉकिस्ट का और डिस्ट्रीब्यूटर का, और इतना 5 स्टार तरीके से गिफ्ट्स दी जाती हैं। तो ये चीज भी सप्लायर को की मॉनिटरिंग के साथ साथ सप्लायर्स को पैम्पर करना भी, उनको इंसेंटिव्स के रूप में देना, इंसेंटिव्स देकर कभी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भेज दिया स्टॉकिस्ट को, और भी देयर आर सो मेनी बिजनेस स्ट्रेटेजीज विच हेल्प्स इन द फॉर्म ऑफ इंसेंटिव्स। और इसमें जो होता है, ये जब इंसेंटिव सप्लायर को मिलते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा मोटिवेट होते हैं कि भाई ठीक है, अगर मैं कंपनी के लिए जान लगा रहा हूँ और सारा काम कर रहा हूँ तो फिर कंपनी भी मेरा ख्याल रख रही है। तो इस तरह से एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो होती है वो डेवलप होती है कंपनी के बीच में और सप्लायर के बीच में। तो इस तरह से सप्लायर परफॉर्मेंस का मॉनिटरिंग भी कंपनीज जो होती है इस तरह से मॉनिटर कर लेती हैं और इस तरह से उनकी परफॉर्मेंस का एनहांसमेंट भी हो जाता है, वो डेवलप भी कर जाती है। राइट। नेक्स्ट इज रिस्क मैनेजमेंट इन सप्लायर रिलेशनशिप्स। अभी जो सप्लायर की रिलेशनशिप है उसमें रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से है, सप्लायर रिस्क असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग, सप्लायर हेल्थ। यहाँ पर कंपनीज का फर्ज बनता है कि वो अपनी, स्पेशली फाइनेंशियली, क्योंकि सब सारा खेल पैसे का है, सारा खेल जो है अल्टीमेटली मनी से रिलेटेड है, फाइनेंशियल से रिलेटेड है। तो किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी और ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी कैन डिसरप्ट द सप्लाई चेन। अगर कहीं पे भी पैसे से रिलेटेड समस्या आ रही है सप्लायर और कंपनी के बीच में तो उसको ये बहुत बड़ा झटका लग सकता है। अ, आवाज आप लोगों को इको तो नहीं कर रही है? नो मैम, सही है आवाज। ओके। मेरे मेरे को इको हो रही थी तो मैं अपनी आवाज सुन रही थी। एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, तो इसमें क्या है, रेगुलर बेसिस पे सप्लायर्स की जो सप्लायर्स की फाइनेंशियल हेल्थ है वो कंपनीज हमेशा ध्यान में रखती हैं। हमेशा उनके ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसा तो नहीं है कि फाइनेंशियली कुछ इस तरह की, या उनकी फाइनेंशियली कुछ इस तरह के उनके क्या बोलेंगे, फाइनेंशियली दे आर वीक और दे आर नॉट अप टू द मार्क, तो जिससे कि जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है। अब आप इसमें मैं एग्जांपल दे सकती हूँ कि अगर एक सप्लायर है और उसको कुछ फाइनेंशियल सेटबैक्स का सामना करना पड़ रहा है तो क्या होगा, पूरा का पूरा उसका जो सप्लाई चेन का उसने वो करा हुआ है उस पे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। और उस पे उसकी सप्लाई चेन किस तरह से वो मार्केट में प्रोडक्ट पहुंचाता है, उसकी टीम कितनी है, कितने उसके पास लोडर्स हैं या जो भी व्हीकल्स हैं जिनके थ्रू वो मार्केट में पहुंचाता है, तो हर चीज का राइट राइट टाइमलाइन पे वो पेमेंट्स नहीं कर पा रहा है अपनी टीम का। हाँ जी, एनीवन? ओके, नहीं कर पा रहे तो ये डिसरप्शंस जो होते हैं बहुत ही ज्यादा वीक कर देते हैं। इसका सिर्फ कंपनीज के पास एक ही सोल्यूशन है कि वो सप्लायर्स की
फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को भी हमेशा और उसकी हेल्थ को भी हमेशा टाइमली चेक करते रहे कि क्या फाइनेंशियल मजबूत है। जैसे अगर आप आज की डेट में मार्केट में अगर हम देखें, जो बड़े बड़े एमएनसीज है, हिंदुस्तान लीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, इनके जो स्टॉकिस्ट या डिस्ट्रीब्यूटर्स जो इनके स्टॉकिस्ट होते हैं, ये बहुत ही बोलेंगे फाइनेंशियली दे आर वेरी स्ट्रांग पीपल। दे ऑलवेज लुक फॉर पीपल कि अगर ऐसा क्यों, कंपनीज ये भी तो कह सकती है भाई, कंपनी हिंदुस्तान लीवर के प्रोडक्ट तो हाथों हाथ बिकता है, तो वो एक मीडियोकर स्टॉकिस्ट को भी मार्केट में स्टैब्लिश कर सकती है कि भाई तुम हमारा माल बेचो। बट नहीं, बड़ी कंपनीज हमेशा साउंड पार्टीज को ढूंढती हैं, साउंड जो फाइनेंशियली साउंड है उनको ढूंढती है कि कल को किसी भी तरह की ऑपरेशनल जो है जो ऑपरेशंस हैं उसमें किसी भी प्रकार का कोई जो है रुकावट ना है, डिसरप्शन ना है। ठीक है। उसके बाद है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लायर्स। Relying on a single supplier can cause dependency. We have already talked in all the slides कि हमेशा आपको एक बैकअप प्लान जो है कंपनीज हमेशा रखती हैं, इफ इन केस किसी कारणवश से एक सप्लायर से किसी प्रकार की समस्या आती है तो मार्केट में जो कंसिस्टेंसी है माल पहुंचने की वो ना रुके, तो वो एक बैकअप प्लान हमेशा जो है डिफरेंट दूसरे सप्लायर्स के साथ भी आप लोगों के टाई अप्स होने चाहिए कि सिर्फ एक पे डिपेंडेंट नहीं होना है, आपको बैकअप प्लान भी रखना है और साइमल्टेनियसली आपको चार पांच जो है चार पांच छह कंपनीज एमएनसीज के हिसाब से आप लोगों को एग्जांपल दे रही हूँ, तो वो हमेशा अपने 5 6 7 स्टॉकिस्ट रखती हैं। समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि अगर एक सर्टेन एरिया का स्टॉकिस्ट अब मार्केट में माल नहीं पहुंचा पा रहा है तो कंपनी के बंदे अपने आप ही दूसरे स्टॉकिस्ट को पकड़ के उससे बातचीत करते हैं कि भाई फलानी वाली मार्केट में बिकॉज ऑफ सर्टन रीजन जो है माल नहीं पहुंच पा रहा है, तो यहाँ पे हमें आपकी मदद चाहिए होगी और इतना इतना माल आप जो है मार्केट में अवेल करवा दो। तो इस तरह से जब डाइवर्सिफिकेशन होता है सप्लायर्स का, तो मार्केट को इंटरनली कंपनी अपनी मैटर्स को हैंडल कर लेती है, बट आउटवर्डली मार्केट में किसी भी प्रकार का कुछ भी दिक्कत नहीं आती है, किसी भी प्रकार का कोई नुकसान कंपनी को नहीं उठाना पड़ता है। ठीक है। इसके लिए क्लियर और जो इसीलिए कंपनी जो है हमेशा अपने कॉन्ट्रैक्ट और टर्म्स को और सप्लायर्स को भी इस बात का ध्यान रखना है, कॉन्ट्रैक्ट और टर्म्स शुड बी वेरी क्लियर। जिस तरह से कम्युनिकेशन वगैरह है बहुत जरूरी है, इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट और टर्म्स, क्योंकि लीगल कॉन्ट्रैक्ट और टर्म्स जो होते हैं इसमें छोटे एक पॉइंट भी काफी ज्यादा चेंजेस जो होते हैं पूरे के पूरे बिजनेस मॉड्यूल में ला सकते हैं। तो इट हैज टू बी वेरी क्लियर। कम्युनिकेशन और ट्रांसपेरेंसी की भी है ऑलरेडी हमने बात कर ली है। और क्वालिटी कंट्रोल इज ऑल्सो वेरी वेरी ऑब्वियस। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स होंगे, और ये अंडरस्टूड है। पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स का जो बेसलाइन होगा वो हमेशा ही वीक रहेगा, वो कभी भी मार्केट में ठीक से स्टैब्लिश नहीं हो पाएगा, और वो एक तरह से पूरा सप्लाई चेन को ही वीक करता जाएगा। इवेंचुअली इवेंचुअली जो है पूरे सप्लाई चेन को वीक कर देगा। इसीलिए प्रोडक्ट की क्वालिटी गुणवत्ता के साथ भी कभी भी किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होना है। और इस चीज का हमेशा जो है कंपनीज भी ध्यान रखती है और सप्लायर भी ध्यान रखते हैं कि ऐसा तो नहीं है जो हमें माल आया है उसमें किसी तरह का कुछ समझौता हुआ हुआ है। जैसे ये इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ, घड़ी साबुन का। घड़ी साबुन की 5 रुपीज वाली और 10 रुपीज वाली जो घड़ी साबुन आता है, इसकी क्वालिटी के बारे में काफी ज्यादा शिकायत मार्केट से आने लग गई थी। जब ये मार्केट से शिकायत आई तो रिटेलर्स के थ्रू आई, वो स्टॉकिस्ट के पास पहुंची, स्टॉकिस्ट के पास पहुंची, और इस तरह से मतलब वो सप्लाई चेन के थ्रू जब कंपनी तक ये वाली बात पहुंची तो रातों रात जो था पूरा का पूरा नए प्लान के साथ नई तरीके से घड़ी साबुन जो 5 रुपीज वाली है और 10 रुपीज वाली है उसको नई तरीके से लॉन्च करके मार्केट में उतारा गया था, सिर्फ इसलिए कि जिस क्वालिटी से रिलेटेड और अरबों, आई वुडेंट से करोड़ों का माल, अरबों का माल जो है मार्केट से उठाया गया था, सिर्फ इसलिए कि कहीं ये पूरी की पूरी मार्केट हमारी तबाह ना कर दे। क्यों? क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ जब एक बार फैलता है तो वो नॉन स्टॉपेबल होता है। फिर उसको आप, और वो भी नेगेटिव, अगर आपका नेगेटिव रिव्यूज हैं कंज्यूमर के, तो वो इट इट स्प्रेड्स लाइक फायर। तो इन्होंने रातों रात अपने प्रोडक्ट को रीलॉन्च करा था विद इन 15 डेज। 15 दिन के अंदर अंदर नया प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल था, और उसका बहुत ही ज्यादा अच्छे से प्रचार करके नए रूप में इन्होंने घड़ी साबुन को मार्केट में उतारा था। तो क्वालिटी कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करा।
तो ये तो चलो बड़े स्केल पे भी है, अगर छोटे स्केल पे भी इस तरह की कोई दिक्कत आती है तो उसको तो आप लोग बहुत ही आराम से और वो टाइमली मैनर में कर सकते हो। नेवर कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी, भले ही उस क्वालिटी के पीछे आपका माल मार्केट में कम बिके, इवेंचुअली वो अपनी जगह बना ही लेगा बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी। तो इसीलिए आपको कभी भी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, एज सिंपल। एंड नेक्स्ट, risk management for suppliers when pressured by companies. This is very very important, and this is the this addresses kind of कौशलेंद्र जी का ही क्वेश्चन को एड्रेस कर रहा है कि सप्लायर्स, जब कंपनीज जब प्रेशर करती हैं सप्लायर्स को, तब रिस्क मैनेज, तब उस वक्त जो रिस्क एरप्ट होता है तो उसको किस तरह से मैनेज करा जाए। सिंपल, वी हैव डिस्कस्ड कि कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए। आप लोगों का जितना कम्युनिकेशन क्लियर होगा, जितने भी डाउट्स, जितने भी थ्रेट्स मार्केट से, हमेशा आप सॉर्ट करके रखिए अपने बिजनेस का। जितने भी थ्रेट्स और जितने भी आपके खुद के दिमाग में आ रहे हैं, आप अपनी टीम्स, आप जिनके साथ काम कर रहे हैं, आप जिन मार्केट में जो रिटेलर है जो आपको शिकायत लेकर आता है, आपका सेल्स का बंदा है जो आपकी शिकायत लेकर आता है, किसी भी प्रकार का कुछ भी थ्रेट अगर मार्केट से उठकर आ रहे हैं तो उनको एड्रेस करिए, उनको लिखिए और खुद भी सोचिए, अपने जबरदस्ती कल्पना करिए कि कौन से थ्रेट आ सकते हैं। अगर वो भले ही ना भी आने हो, भले ही वो ऐसा कुछ भी सिनेरियो क्रिएट ना भी होना हो, बट तब भी अगर आप उन सिनेरियोज को भी मन में क्रिएट करके रखें और उसका सोल्यूशन क्या ढूंढ के रखें, तो आपको बहुत ज्यादा प्रेशराइज, मतलब आपके जो प्रेशर्स है बहुत ज्यादा हल्के हो जाएंगे। आपको सडनली इस चीज किसी भी प्रकार का जो समस्या होगी वो आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं देगी, आपको ज्यादा प्रेशराइज नहीं देगी। इसीलिए बहुत ही क्लैरिटी कम्युनिकेशन में हो भी होना बहुत जरूरी है। और हमेशा रियलिस्टिक रखिए, बहुत ज्यादा कल्पना करिए आप थ्रेट्स की, बट काल्पनिक चीजों की नहीं। आप समझ रहे हैं, ये नहीं कि आप कल्पना कर रहे हैं बट वो चीजें जो हो ही नहीं सकती, जो इम्पॉसिबल है। नेवर थिंक अबाउट इम्पॉसिबल, थिंक अबाउट पॉसिबिलिटीज, कि किस तरह की थ्रेट्स जो है, वो कौन सी पॉसिबिलिटीज है कि ये वाले थ्रेट्स हमारे हो सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है काफी हद तक कंपनी के साथ अपना प्रेशर कम कर सकते हो, बट प्रेशर एट द एंड ऑफ द डे सप्लायर के ऊपर रहेगा ही रहेगा, जितनी भी आप लोग कोशिश कर ले। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्चुअल सेफगार्ड्स। आप इंक्लूड क्लॉजेस इन कॉन्ट्रैक्ट्स दैट प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनरीजनेबल डिमांड्स और सडन चेंजेस इन टर्म्स। ये वाली बात आती है अनरीजनेबल डिमांड। आपने सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन कई बारी कंपनीज कहती है कि अच्छा ये वाली चीज जो है आपने, अब मैं इसको एग्जांपल के थ्रू, एनीबडी वुड लाइक टू गिव एनी एग्जांपल कि सडनली कंपनी, मतलब मेरे मेरे दिमाग में आ गया एग्जाम्पल भी, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोगों में से कोई एग्जाम्पल देना चाहेगा कि किस तरह का अनड्यू प्रेशर क्रिएट हो सकता है इससे। अगर ठीक तरह से, अगर आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में क्लैरिटी नहीं है और कंपनी जो होती है एक अनरीजनेबल डिमांड करती है। अनरीजनेबल डिमांड कैसे? आप लोग सब बिजनेस ओनर्स यहाँ पे बैठे हो, कभी आपको इस प्रकार की किसी चीज से सामना करना पड़ा है कि जहां आपको अनरीजनेबल डिमांड का सामना करना पड़ा हो? एनीवन? और सडन चेंजेस? ओके, नो वन। एनीवेज, अगर कुछ हुआ तो जरूर आने वाले टाइम में कभी आपको आता है कुछ याद तो जरूर डिस्कस करिएगा और जरूर शेयर करिएगा। तो खैर, एनीवेज कम बैक टू दिस पॉइंट। तो आपको अपने कॉन्ट्रैक्चुअल सेफगार्ड्स में अनरीजनेबल डिमांड और सडन चेंजेस अगर आते हैं तो वो बहुत ही क्लियर रखने हैं कि हम इन कंडीशंस में इस तरह से काम कर पाएंगे, हम इतना आपकी डिमांड को इस लेवल तक पूरा कर पाएंगे, और अगर सडन चेंजेस आते हैं तो आपको हमें इतना बफर टाइम देना होगा सो दैट कि वी कैन फुलफिल योर डिमांड। तो ये अगर आप लोग कॉन्ट्रैक्चुअल सेफगार्ड्स अपने लिए रखोगे तो काफी हद तक अपने आप को स्ट्रेस से बचा सकते हैं। बाकी अगेन आपके साथ सब कुछ आपके रिलेशनशिप पर मेंटेन करते हैं। साथ ही साथ हमेशा एक बैकअप प्लान में आप रखिए फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन प्लान, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी हेल्पफुल व्हेन प्रेशर अराइजेस। तो इसके लिए जो है आपको प्रोडक्शन में एक फ्लेक्सिबिलिटी, कभी अचानक से डिमांड आ गई तो उसमें आप ये सोचिए कि अगर बाई चांस ज्यादा भारी डिमांड आती है तो मैं 12 घंटे की शिफ्ट की जगह, कंपनी करती भी है फैक्ट्रीज में जहाँ पे भी प्रोडक्शन हो रहा होता है, प्रोडक्शन यूनिट्स, कि 12 घंटे की जगह हम 24 घंटे काम करेंगे। हमारे पास 50 आदमी है, हम 100 आदमी को लाएंगे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे और उनकी शिफ्ट्स बनाएंगे और शिफ्ट्स के बेसिस पे हम काम करवाएंगे, सो दैट की प्रोडक्शन ना रुके।
तो इस तरह के फ्लेक्स दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि इस तरह के फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन प्लान्स का एक वो अगर आप करके रखते हैं तो भी आप काफी हद तक प्रेशर सप्लायर के कंधे से कम हो सकते हैं। और दूसरा कॉस्ट मैनेजमेंट, अगर इस तरह के फ्लक्चुएशंस होते हैं, सडनली एनहेंसमेंट हो जाता है, तो क्या आपका प्लान ऑफ एक्शन रहेगा? उस या अचानक से मार्केट में प्राइस कट होता है तो क्या आपका प्लान ऑफ एक्शन रहेगा? तो ये कॉस्ट मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको इसके लिए पहले से ही अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में अपने प्राइस के नेगोशिएशन, मतलब ये सब चीज़ों का नेगोशिएशन करके भी रखना है। और अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में इस चीज़ की क्लैरिटी रखनी है कि मार्केट में कोई प्रोडक्ट, समटाइम्स कई बार रॉ मटेरियल के प्राइसेस फ्लक्चुएट हो जाते हैं, तो उसके पीछे भी कंपनीज को फायदा उठाना पड़ता है। तो एक ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट्स में ये चीज ये लोग मेंशन करा होता है कि पर द मार्केट प्राइसिंग, कि मार्केट में जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग उस वक्त जो सर्टेन टाइम पे जो प्राइसिंग है, उस हिसाब से ही प्रॉफिट लॉस का हमारा रेशियो सेट होगा, जो हमारे मार्जिन हैं वो सेट होंगे। इस तरह नहीं कि अगर हमने बोल दिया कि हम 5 रुपए में आपको ये वाली चीज दे रहे हैं, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, तो ये हमेशा 5 की रहेगी। अगर मार्केट में वो सर्टेन चीज अपने आप ही अवेलेबल होती है 7 रुपीज में, तो फिर हम किसी भी कंडीशन में भी अपना नुकसान तो हम करेंगे नहीं। तो हम फिर 7 रुपीज में ही उस हिसाब से आप लोगों को देंगे, मतलब 7 रुपीज इसकी कीमत हो जाएगी। ये नहीं कि हम अपने आप को घाटे में रख के आपको उसको भरपाई करेंगे। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद योर कम्युनिकेशन एंड दीज कॉन्ट्रैक्ट्स। तो सिंपल सी बात है, अगर आप लोग बिजनेस ओनर्स हैं तो जितना आप लोगों का कम्युनिकेशन क्लियर रहेगा, उतना ही आप लोग कम्युनिकेशन एंड विजिबिलिटी विद योर होल प्रोडक्ट लाइन उससे तो काफी हद तक आप जो है कंट्रोल रखोगे अपने हाथ में अपने बिजनेस का। और दूसरा, ये वाली चीजें जो हमने लास्ट पॉइंट्स करे हैं कि आप जो प्रेशराइज हो जाते हैं सप्लायर्स कंपनीज के पीछे, तो काफी हद तक आई वुडेंट से कि आप लोगों का 100% स्ट्रेस इन पॉइंट्स को फॉलो करने से दूर रहेगा, बट डेफिनेटली काफी हद तक, काफी ज्यादा परसेंटेज में आप हल्के जरूर हो जाएंगे और आप काफी हद तक चीजों को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो दिस इज डन फॉर टुडे इन माय क्लास। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम आप लोगों में से कोई किसी प्रकार का कोई प्रश्न अगर पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम टुडे? मैम नॉट नॉट फ्रॉम टुडे। मैम हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें एक केस स्टडी का मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था, यस, आई बट अभी मुझे यस मुझे मैम। अभी वो लेने, अभी मैंने हिमांशी से लिया नहीं है, तो लेट मी कम बैक टू यू टुमारो, आई होप सो। श्योर मैम, Right, Harsh? Right. श्योर मैम। So we are done. Yes, we are done for today. Thank you so much, everyone, for joining. Thank you, Ankit. ओके मैम, थैंक यू मैम। एंड अभी आप सब बेनिफिशियरीज के लिए एक अनाउंसमेंट है। हमारा नेक्स्ट बूट कैंप जो होना है वो आईआईटी दिल्ली में होगा। अभी टेंटेटिव डेट्स हैं, मे बी होली के नेक्स्ट वीक में। तो जैसे जो जो पिछले बूट कैंप में नहीं आ पाए हैं, वो सब इसमें आने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि ये मतलब आपके लिए भी बहुत इंफॉर्मेटिव होगा और इसकी अटेंडेंस भी मैंडेटरी होती है। ओके। हमारा जो ट्रैवल है, क्या वो हम लोगों को खुद से ट्रैवल करके जाना होगा उधर तक, क्या हाउ वुड? सर, ये हम आपको कंफर्म करके बता देंगे। ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर, थैंक यू Thank मैम। you. Thank you. Thank you.